तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हस्ती की जिनका नाम एक ज़माने में कामयाबी, शानो शौकत और शायद बेफिक्री का ही दूसरा नाम बन गया था। हाँ, वो जिसे लोग कहते थे द किंग ऑफ गुड टाइम्स। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो नोट्स है, वो विजय माल्या की कहानी के कई दिलचस्प पहलू सामने रखते हैं। कैसे वो शिखर पर पहुंचे और फिर कैसे सब कुछ एकदम पलट सा गया। हाँ, और ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है। इसमें ग्लैमर है, इसमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है और एक बहुत नाटकीय मोड़ भी है। हाँ, हमारे हाथ जो सूत्र लगे हैं वो इसी उतार चढ़ाव को समझने में मदद करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे वो बुलंदियों से गिरने की कहानी बनी। तो आज हमारा मकसद यही है, इन स्रोतों की मदद से विजय माल्या की कहानी को परत दर परत खोलना। हाँ, वो कौन से फैसले थे, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उन्हें बनाया और फिर गिराया। हाँ, चलिए इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। जरा 2000 के दशक की शुरुआत वाले भारत को याद करें। माहौल बिल्कुल अलग था, उम्मीदें आसमान छू रही थीं। जी, और उसी माहौल में एक चेहरा शायद सबसे ज्यादा चमक रहा था, विजय माल्या। डिजाइनर सूट, महंगी गाड़ियां, यॉट पार्टियां, वो कैलेंडर गर्ल्स। हाँ हाँ, मीडिया उन्हें भारत का रिचर्ड ब्रांसन कहने लगा था। बिल्कुल। वो उस दौर की, आप कह सकते हैं, नई आर्थिक उड़ान का प्रतीक बन गए थे। किंगफिशर एयरलाइंस, फिर यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप का विस्तार, आईपीएल में वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम खरीदना। हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो जिस चीज को छू देते हैं वो सोना बन जाती है। सही बात है। वो सिर्फ एक कारोबारी नहीं थे, वो एक पूरी जीवन शैली बेच रहे थे। एक्सेस। हर चीज हद से ज्यादा, एक बेपरवाह स्टाइल और एक ऐसा आत्मविश्वास जो कहता था कि भाई कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और वो नारा, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। हाँ, वो नारा तो वो सिर्फ नारा नहीं था, वो उनकी पहचान बन गया था एक तरह से। इस सारी चमक दमक और शैंपेन के बुलबुलों के पीछे कहीं ना कहीं कुछ चिंताजनक बातें भी पनप रही थीं। क्या ये कहना सही होगा कि दिक्कतें शायद बहुत पहले ही शुरू हो गई थीं, बस वो नजर नहीं आ रही थीं? हाँ, सूत्र तो देखिए यही बताते हैं। सतह पर सब कुछ शानदार दिख रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर, खासकर उनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में, नींव शायद उतनी मजबूत नहीं थी जितनी लग रही थी। अच्छा। ये कहानी जितनी सफलता की है, उतनी ही उन चेतावनियों की भी है जिन्हें शायद नजरअंदाज किया गया। और किंगफिशर एयरलाइंस इसका सबसे बड़ा, सबसे स्पष्ट उदाहरण बनकर उभरी। किंगफिशर एयरलाइंस, अरे लॉन्च के वक्त तो इसने जैसे भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में तहलका ही मचा दिया था। हाँ, बिल्कुल। वो लाल यूनिफॉर्म वाली एयर होस्टेस, हर यात्री को वो पर्सनल स्क्रीन, गर्मा गर्म खाना, ये सब उस वक्त भारत में कौन सोचता था? हाँ, अनसुना सा था बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। माल्या का विजन बहुत साफ था। वो हवाई सफर को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं बनाना चाहते थे, वो उसे एक अनुभव बनाना चाहते थे। हाँ, और उन्होंने बनाया भी, इसमें कोई शक नहीं। यात्रियों के बीच किंगफिशर की सर्विस की धूम थी। लोग ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे उस अनुभव के लिए। सही। सूत्र बताते हैं कि शुरुआत में ये रणनीति काम करती दिखी भी। उनका मार्केट शेयर तेजी से बढ़ा। वो वाकई में फ्लाई द गुड टाइम्स का वादा पूरा कर रहे थे। लेकिन सवाल वही है, ये गुड टाइम्स आए किस कीमत पर? सूत्र तो यही बताते हैं कि ये शाही अंदाज असल में बहुत बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा था। यही सबसे बड़ी मुश्किल थी। जो सर्विस वो दे रहे थे उसकी लागत बहुत ज्यादा थी। टिकटों से जो कमाई हो रही थी वो उस लागत को पूरा नहीं कर पा रही थी। अच्छा। खासकर एक ऐसे बाजार में जहां मुकाबला बहुत तगड़ा था और ज्यादातर यात्री, देखिए, कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। हाँ, ये तो है। एयरलाइन ने तेजी से विस्तार किया, नए विमान खरीदे, नए रूट खोले, और ये सब ज्यादातर कर्ज के पैसे से हो रहा था। ओ। तो धीरे धीरे वो कर्ज का पहाड़ बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। और फिर वो वक्त आया जब ये पहाड़ शायद ढहने लगा। 2012 तक आते आते खबरें तेज हो गईं कि किंगफिशर अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है। हाँ, तेल कंपनियों का बकाया नहीं चुका पा रही, एयरपोर्ट चार्जेस नहीं भर पा रही। ये हुआ कैसे? वो एयरलाइन जो कुछ साल पहले इंडस्ट्री का चेहरा थी, वो इतनी जल्दी इस हाल में कैसे पहुंच गई? देखिए, कई चीजें एक साथ हुई। एक तो तेल की कीमतें बढ़ गईं, रुपया कमजोर हुआ, और सबसे बढ़कर शायद एयरलाइन का जो बिजनेस मॉडल था वो टिकाऊ नहीं था। सूत्र बताते हैं कि कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी और कर्ज पर उसकी निर्भरता बस बढ़ती ही जा रही थी। अच्छा। जब हालात बिगड़ने लगे तो और कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया। नतीजा, विमान जमीन पर आ गए, लाइसेंस रद्द हो गया और हजारों कर्मचारी सड़क पर। हजारों कर्मचारी। हाँ,
और कर्ज का आंकड़ा जैसा कि बाद में सामने आया वो 9,000 करोड़ को पार कर चुका था। 9,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जाहिर है जिन बैंकों ने ये कर्ज दिया था वो चुप तो नहीं बैठे होंगे, उनका दबाव कैसा था फिर? दबाव तो जबरदस्त था। बैंकों का एक पूरा कंसोर्शियम था जिसमें ज्यादातर सरकारी बैंक थे। वो जाहिर तौर पर अपनी रकम वापस पाने के लिए दबाव बनाने लगे। हाँ। मीटिंग्स हुई, बातचीत की कोशिशें भी हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल रहा था। और यहीं पर माल्या का जो रवैया था वो और ज्यादा ध्यान खींचने वाला बन गया। कैसा रवैया? मतलब एक तरफ उनकी कंपनी इतने बड़े संकट में है, हजारों लोगों की नौकरियां दांव पर लगी हैं, बैंक पैसे मांग रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे? सूत्र बताते हैं कि सार्वजनिक तौर पर वो अब भी वही किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि बनाए रखने की कोशिश में थे। अच्छा। बड़ी पार्टियां तब भी हो रही थीं, वो रेस कोर्स में दिखते थे, कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए। उनका एक बयान बहुत चर्चा में रहा था, मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, मैं बुरे वक्त का शिकार हूं। हाँ, मैंने भी सुना था ये बयान बहुत कुछ कहता है। इसमें कहीं ना कहीं एक तरह का इनकार था, हालात की गंभीरता को शायद कम आंकने की कोशिश, या फिर एक तरह का आप कह सकते हैं अहंकार कि वो इस सबसे निकल जाएंगे। ऐसा लगता है मानो वो मान ही नहीं रहे थे कि खेल बदल चुका है, कि नियम बदल चुके हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालते हैं कि क्या वो वाकई ऐसा मानते हैं, या ये सिर्फ एक पब्लिक इमेज बचाने की कोशिश थी? क्या चल रहा था उनके दिमाग में? ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है कि उनके दिमाग में ठीक ठीक क्या चल रहा था। सूत्र भी अलग अलग व्याख्या देते हैं। अच्छा। कुछ इसे उनका आत्मविश्वास कहते हैं, तो कुछ इसे हकीकत से मुंह मोड़ना। लेकिन जो बात साफ दिखती है वो ये कि उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बड़ी कटौती नहीं की, कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं। हाँ। और इससे बैंकों और आम जनता के बीच गुस्सा और बढ़ा। लोगों को ये विरोधाभास बहुत खल रहा था कि एक तरफ कंपनी डूब रही है, कर्मचारी बेहाल हैं, और दूसरी तरफ प्रमोटर की शानो शौकत वैसी की वैसी है। जाहिर सी बात है। और इसी पृष्ठभूमि में वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2 मार्च 2016 की सुबह। हाँ। भारत में अखबार माल्या और उनके कर्जों की खबरों से भरे पड़े थे, और उसी दिन विजय माल्या लंदन की फ्लाइट पकड़ चुके थे। ये खबर तो जैसे आग की तरह फैली। हाँ। इसे पलायन कहा गया। हालांकि माल्या के पक्ष का कहना था कि ये कोई पलायन नहीं था, ये पहले से तय यात्रा थी। अच्छा। लेकिन जिस तरह ये हुआ, मतलब बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के, बढ़ते हुए दबाव के बीच, उसने इसे एक भगोड़े के देश छोड़ने जैसा बना दिया। और सच यही है कि वो उसके बाद कभी भारत वापस नहीं लौटे। तो इस पलायन का नतीजा क्या हुआ? कानूनी तौर पर और उनकी छवि पर क्या असर पड़ा? नतीजा तो बहुत गंभीर हुआ। भारत में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के, धोखाधड़ी के। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी। उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब था भी सरकार उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकती थी, भले उन पर अभी मुकदमा ना चला हो। उनकी जो भारतीय संपत्तियां थी, बंगले, शेयर, यहां तक कि उनके प्राइवेट जेट, वो सब जब्त किए जाने लगे। ओह। उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी चली गई, और वो जो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि थी वो तो पूरी तरह तार-तार हो गई। और आज उनकी स्थिति क्या है? वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? सूत्र क्या बताते हैं? वो अभी भी लंदन में ही रह रहे हैं। भारत सरकार पिछले कई सालों से उनके प्रत्यार्पण यानी उन्हें वापस भारत लाने की कोशिश कर रही है। हाँ। मामला ब्रिटेन की अदालतों में भी चला, जहां भारत सरकार को जीत भी मिली, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल होती हैं, और माल्या अब भी वहां अपने प्रत्यार्पण को रोकने के लिए कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि उनका जीवन अब वैसा नहीं रहा। कहाँ वो शख्स जो दुनिया भर में अपनी पार्टियों और अमीरी के लिए जाना जाता था, और कहाँ आज वो जो अपने प्रत्यार्पण के खिलाफ एक लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ये विरोधाभास अपने आप में उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये वाकई एक जबरदस्त गिरावट है। मतलब निजी जेट से लेकर कानूनी मुकदमों तक का सफर। तो ये कहानी सिर्फ पैसे डूबने की नहीं है। सूत्र इसे किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पैसे की कहानी है ही नहीं। सूत्र इसे अहंकार की, हद से ज्यादा आत्मविश्वास की, और शायद समय की ताकत को कम आंकने की कहानी के तौर पर देखते हैं। अच्छा। एक सूत्र में बड़ी अच्छी बात कही गई है। ये उधार के पंखों पर बहुत ऊंची उड़ान भरने जैसा था। उधार के पंखों पर ऊंची उड़ान। हाँ, जब आप उधार के पंखों पर उड़ते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी जमीन की जो खींच है वो बड़ी धैर्यवान होती है। वो इंतजार करती है। और जब वो उधार के पंख हाथ छोड़ देते हैं तो नीचे आना तय होता है।
शायद किंगफिशर एयरलाइंस वही उधार के पंख थे जो आखिरकार जवाब दे गए। उधार के पंखों पर ऊंची उड़ान और धैर्यवान गुरुत्वाकर्षण, ये तो सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरी कहानी से, इस उतार चढ़ाव से क्या निचोड़ निकलता है, क्या सबक है? स्रोत जिसे मंथन कहते हैं, वो क्या है असल में? हाँ, मंथन। देखिए, पहला और शायद सबसे गहरा सबक जो निकलता है वो है आत्म जागरूकता की कमी का। आत्म जागरूकता की कमी? हाँ, एक सूत्र में बड़ी दिलचस्प उपमा दी गई है कि सफलता जब बिना आत्म जागरूकता के आती है तो वो फटे हुए ग्लास में शैंपेन की तरह होती है। फटे हुए ग्लास में शैंपेन? हाँ, मतलब दिखती बहुत आकर्षक है, बुलबुले उठते हैं, चमक होती है, पर वो लगातार रिसती रहती है और आखिर में ग्लास खाली हो जाता है। अच्छा। शायद माल्या अपनी सफलता के चरम पर ये नहीं देख पाए कि कहाँ से वो ग्लास रिस रहा है, कहाँ नींव कमजोर हो रही है। वो बाहरी चमक दमक में शायद इतने खो गए कि अंदरूनी खतरों को नजरअंदाज कर गए। ये फटे हुए गिलास वाली बात वाकई सोचने लायक है। और दूसरा सबक जिसका जिक्र बार बार आता है वो है अभिमान, या कह ले अहंकार। क्या स्रोत बताते हैं कि कैसे इस अहंकार ने उनके फैसलों को प्रभावित किया होगा? हाँ, कई सूत्र इस तरफ इशारा करते हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये इस बारे में भी था कि जब अभिमान आपकी सोच पर हावी हो जाता है तो क्या होता है। ऐसा लगता है कि लगातार मिलती सफलता ने, मीडिया की तारीफों ने और इस किंग वाली छवि ने उन्हें शायद ये यकीन दिला दिया था कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, कि नियम शायद उनके लिए बने ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि शायद इसी सोच ने उन्हें किंगफिशर के बढ़ते घाटे और कर्ज की चेतावनियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर किया। जब सलाहकार या बैंक खतरे का इशारा कर रहे थे तो शायद उन्हें लगा कि वो अपनी करिश्माई छवि और संपर्कों से स्थिति संभाल लेंगे। ये एक तरह का अभिमान का अंधापन था जिसने शायद सही समय पर सही और कड़े फैसले लेने से उन्हें रोका। यानी उन्हें लगा कि वो अजय हैं, इनविंसिबल। कुछ हद तक हाँ, ऐसा लगता है। और यहीं से तीसरा सबक जोड़ता है नम्रता का महत्व। नम्रता? हाँ, ह्यूमिलिटी। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि बिना नम्रता के आप जितनी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं, गिरने पर चोट उतनी ही गहरी लगती है। सही बात है। शक्ति, पैसा, ग्लैमर, ये सब ध्यान खींच सकते हैं, आपको पार्टियां दे सकते हैं, सुर्खियां दिला सकते हैं, लेकिन जब हिसाब का वक्त आता है, जब मुश्किल आती है, तो ये चीजें आपको बचा नहीं पाती। नम्रता शायद आपको जमीन से जोड़े रखती है, आपको हकीकत का सामना करने की ताकत देती है। शायद थोड़ी नम्रता होती तो वो संकट को पहले पहचान पाते, शायद मदद मांगते या फिर हालात को अलग तरह से संभालते, कौन जाने। और आखिर में वो असली मंथन जिसकी बात स्रोत करते हैं, क्या वो ये है कि सब कुछ टिकाऊ होना चाहिए, मतलब नींव मजबूत होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। असली मंथन शायद यही है कि जो चीजें अच्छी दिखती हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छी हों या टिकाऊ हों। द किंग ऑफ गुड टाइम्स का नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता था और शायद एक हद तक उन्होंने उसे जिया तो था। लेकिन अगर वो गुड टाइम्स एक कमजोर बिजनेस मॉडल पर, बढ़ते हुए कर्ज पर और शायद नैतिक जिम्मेदारियों की अनदेखी पर टिके थे तो उनका ढहना तय था। अच्छी नींव के बिना शानदार इमारत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। ये कहानी यही बताती है कि बाहरी चमक दमक से कहीं ज्यादा जरूरी है अंदरूनी मजबूती और सही सिद्धांत। तो ये एक तरह की चेतावनी भी है सबके लिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी चेतावनी है। देखिए, महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, बड़े सपने देखना भी गलत नहीं है। माल्या ने यकीनन भारत में बिजनेस करने के तरीकों को बदला भी, कुछ क्षेत्रों में नई जान फूकी। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि महत्वाकांक्षा को यथार्थवाद, जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ संतुलित करना कितना जरूरी है। जोखिम लेना व्यवसाय का हिस्सा है, लेकिन बिना सोचे समझे अपनी सीमाओं को जाने बिना जोखिम लेना तबाही ला सकता है। बिल्कुल। उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर वो सही सिद्धांतों पर आधारित नहीं है तो उसका अंत सुखद नहीं होता। तो संक्षेप में अगर देखें, आज हमने विजय माल्या की कहानी के कई अहम पड़ावों को खंगाला। कैसे वो भारत के पोस्टर बॉय बने, किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाए, कैसे किंगफिशर एयरलाइंस ने वो शानदार उड़ान भरी और फिर जमीन पर आ गई। हाँ। कैसे बैंकों का दबाव बढ़ा, माल्या का रवैया कैसा रहा उस वक्त, फिर उनका देश छोड़कर जाना और आज की उनकी स्थिति, ये सब हमने स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश की। और हमने उन गहराइयों में भी जाने की कोशिश की कि ये कहानी हमें सिखाती क्या है। आत्म जागरूकता की कमी कैसे भारी पड़ सकती है, अहंकार कैसे इंसान को अंधा बना सकता है, नम्रता क्यों जरूरी है, हाँ, और सबसे बढ़कर सफलता की नींव का मजबूत होना कितना अहम है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के गिरने की कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा, जोखिम और जिम्मेदारी के बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। सही। ये पूछती है कि सफलता को कैसे संभाला जाए
और जो ताकत मिलती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सूत्र भी कहते हैं, अच्छे दिन जीना शायद आसान होता है लेकिन असली सबक तो अक्सर गिरने से, ठोकर लगने से ही मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी अपने पैर जमीन पर टिकाए रखना इतना जरूरी क्यों है? शायद इस सवाल के जवाब की तलाश में ही हमें इस कहानी का असली सार मिलेगा।